जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के प्रकार के बारे में। आखिर संविधान के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। अब देखो, अब लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाइए व्हाइट पेज में। देखो, संविधान के प्रकार, तो पहले लिखेंगे विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर पहला लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे हम लोग विषय वस्तु के आधार पर, और एक हो गया निर्माण के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर एक हो गया संशोधन के आधार पर। लिखो पहले संशोधन के आधार पर। संघ, इसको केंद्र भी बोला जाता है, संघ के आधार पर। और चौथा हो जाएगा उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर। उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर। अब देखो, विषय वस्तु के आधार पर हो गया लिखित संविधान, पहला दो, दूसरा लिखो, तीसरा, ये चौथा लिखो। विषय वस्तु के आधार पर पहला हो गया लिखित संविधान। लिखित संविधान है ना, लिखित। एक हो गया अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। संविधान संशोधन के आधार पर हो गया लचीला संविधान। एक हो गया कठोर संविधान। कठोर संविधान। संघ के आधार पर एक हो गया एकात्मक संविधान। एकात्मक। एक हो गया संघात्मक संघात्मक संविधान। देखो, उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर एक हो गया विकसित संविधान। विकसित। एक हो गया निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। अब देखो, इसके बारे में डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, पूरा गहराई से इसके बारे में डेफिनेशन बताऊंगा। अभी आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि मैंने आपको क्या पढ़ा है यहाँ पे। संविधान, संविधान के प्रकार। अब उस प्रकार जब नोट्स बना रहे हो तो कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाइए। ऐसा मत लिखिए कि संविधान को 4 प्रकारों में बांटा गया है, विषय वस्तु कोमा संशोधन कोमा संघ उत्पत्ति। ऐसा नहीं, जैसा मैंने नोट्स बनाया वैसे ही बनाइए। थोड़ा अगर आप रिवीजन कर रहे हो, इमरजेंसी ऐसे एग्जाम आने वाले हैं, तो जैसे ही आप नोट्स पलटो, तो नोट्स पलटते के साथ आपको एक मतलब आराम से रिवीजन हो जाना चाहिए, एक नजर से रिवीजन हो जाना चाहिए। तो आप नोट्स जो बना रहे हो यूनिक तरीके से, इसी तरीके से डायग्राम बनाते हुए है ना, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप नोट्स बनाइए। और कोशिश कीजिए व्हाइट पेज है ना, व्हाइट कॉपी होती है, उसमें नोट्स बनाइए हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना थोड़ा आसान होता है। और जो है ना लाइनर जो पेज होता है, लाइनर जो हिंदी जो बोले जाता है, तो लाइनर पेज में क्या होता है ना, उसमें नोट्स बनाते हैं, किसी प्रकार डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें रिवीजन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए हर एक सब्जेक्ट का, एटलीस्ट जीएस का हर एक सब्जेक्ट आप व्हाइट पेज में, व्हाइट कॉपी में नोट्स बनाइए। तो हेडिंग लिखिए संविधान के प्रकार। तो संविधान मैंने 4 प्रकार के, 4 अलग अलग भागों में मैंने बांटा। विषय वस्तु के आधार पर, संशोधन के आधार पर, संघ या केंद्र के आधार पर। देखो, मैं बार बार यहाँ पर संघ संघ बोलूंगा, तो संघ का मतलब होता है केंद्र। जैसे आप बोलते हो केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान समय में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो संविधान पढ़ोगे तो वहाँ केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं होगा, कहीं कहीं पर केंद्र होगा, कहीं कहीं पर संघ होगा। तो संघ का मतलब क्या है, यूनियन, केंद्र जिसे बोलते हैं, सेंट्रल बोला जाता है। तो संघ बोले तो केंद्र। तो केंद्र के आधार पर एकात्मक और संघात्मक, और उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर विकसित और निर्मित संविधान। उसी प्रकार संशोधन के आधार पर लचीला संविधान और कठोर संविधान, और विषय वस्तु के आधार पर लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। तो इतना आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं इसके बारे में डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। आखिर लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है। इन तमाम पर जितने भी मैंने लिखा प्रकार मैंने लिखा, इस प्रकारों के परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। तो देखो, पहला हम लोग देखेंगे कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगाओ लिखित संविधान। तो वैसा संविधान जो लिखित रूप से वर्णन, अच्छा एक मिस्टेक है यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर लिखे ना, ये जो लिखा हुआ है अलिखित संविधान है। देखो, लिखित लिखित दोनों यहाँ पर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे लिख लेना अलिखित, यहाँ आ लगा लेना, वही मैं देख रहा था कि आप मिस्टेक है। देखो,
अलिखित संविधान वैसा संविधान, पहले अलिखित देख लेंगे उसके बाद लिखित संविधान को देखेंगे। तो अलिखित संविधान वैसा संविधान जो लिखित रूप से वर्णन ना हो, मतलब लिखित रूप से वर्णन ना हो, उसमें कुछ ही भाग लिखित रूप से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे संविधान और जो होते हैं, देखो हमारे वर्तमान समय में देखेंगे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो जो मूल संविधान हमारा जो है ना, भारतीय जो संविधान है, तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद। तो ये 395 अनुच्छेद जो अपने अपने एक नियम है, अपने अपने एक कानून है। तो मैंने आपको बताया 395 अनुच्छेद ये हो गया एक प्रकार से लिखित संविधान। जब अलिखित की बात आती है तो उसमें क्या कह रहा है, लिखित रूप से वर्णन ना हो, उसमें कुछ ही भाग जो इंपॉर्टेंट जो भाग होता है, कुछ ही भाग लिखित रूप से वर्णन होता है। अगर मान लीजिए अगर यही अलिखित संविधान होता तो 395 अनुच्छेद की जगह 4 अनुच्छेद होता, ये 5 अनुच्छेद होता, ये 10 या 15, जो मतलब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते वो केवल लिखित रूप से होता, मतलब कुछ ही भाग है ना, कुछ ही अंश लिखित रूप में वर्णन होता है। तो वही कह रहा है अलिखित संविधान वैसा संविधान जो लिखित रूप से वर्णन ना हो, उसमें कुछ ही भाग लिखित रूप से होता है, कुछ ही भाग है ना, कुछ ही अंश लिखित रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि अलिखित मतलब कुछ भी लिखा ना हो। अलिखित कितना टीचर्स क्या बोलेंगे कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं, जो लिखित रूप से वर्णन नहीं हो। ऐसा नहीं है, कंप्लीटली अलिखित नहीं होता है, कुछ भाग कुछ अंश लिखित रूप से होता है वहां संविधान, कुछ रूप से, कुछ अधिकांश, कुछ अंश, कुछ भाग लिखित रूप से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अलिखित संविधान। इसकी विशेषता देखो, इस संविधान में परंपरागत तरीकों से चले आ रहे नियम कानून होते हैं, मतलब कि जो वंशानुगत तरीके से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से, जो जनरेशन से जो नियम कानून चलते आ रहे हैं, परंपरागत तरीके से नियम कानून चलते आ रहे हैं, वही एक नियम कानून बन जाता है और वही एक संविधान का रूप ले लेता है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि परंपरागत तरीके से चले आ रहे नियम कानून होते हैं एवं रूढ़िवादी सिद्धांत। रूढ़िवादी सिद्धांत मतलब क्या कह रहा है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियम कानून बनते चले आ रहे हैं, जो नियम चलते आ रहे हैं, वही उसे पीढ़ी दर बोला गया। जैसे बोलते हैं ना रूढ़िवादी, ये पुराना कानून है, ये बाबा राज का कानून है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियम कानून चलते आ रहे हैं, वही एक संविधान का रूप ले लेता है, जिसे बोला जाता है रूढ़िवादी सिद्धांत। सिद्धांत मींस नियम या कानून। तो रूढ़िवादी सिद्धांत होते हैं जैसे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इसे लिखा नहीं गया है। ये मतलब धीरे धीरे विकास होते होते ब्रिटेन का संविधान का निर्माण हुआ है। इसमें परंपरागत तरीकों से चलते आ रहे नियम कानून को संविधान में बदला गया। रूढ़िवादी सिद्धांत अर्थात जो जनरेशन बाई जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियम कानून बनते गए वही एक संविधान का रूप ले लिए। तो वो एग्जाम्पल में हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। मैंने कहा पिछले लेक्चर में कभी मैंने इसका चर्चा किया था कि ब्रिटेन, देखो संविधान और संविधानवाद जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें चर्चा किया था कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है। लेकिन मैंने वहां तो केवल बोल दिया था संविधान नहीं है, लेकिन संविधान है तो किस रूप में, अगर संविधान है भी तो किस रूप में, तो अलिखित संविधान है। उसमें कुछ ही भाग, उसमें कुछ ही अंश लिखित रूप से वर्णन है। लेकिन यहाँ अगर संविधान लिखित रूप से है या अलिखित रूप से है, लिखित रूप से कुछ भाग है या अलिखित रूप से है, तो कैसा संविधान हो सकता है, वहां रूढ़िवादी सिद्धांत। उस संविधान में रूढ़िवादी सिद्धांत है, परंपरागत तरीके से चले आ रहे नियम कानून वही एक संविधान में बन गया। अर्थात जो नियम जो बने हैं उसमें जो नियम जो शामिल है संविधान में, जो जनरेशन बाई जनरेशन, पीढ़ी दर जो नियम चले आ रहे हैं वही संविधान में शामिल हो गया। और एग्जाम्पल में ब्रिटेन का संविधान आप देख सकते हो। ब्रिटेन का संविधान बनाया नहीं गया, उसका निर्माण नहीं किया गया, उसका विकास नहीं हुआ, उसका विकास हुआ है, बनाया नहीं गया, उसका निर्माण नहीं किया गया। मतलब कि विकास कैसे हुआ कि जनरेशन बाई जनरेशन जो नियम कानून बनते आ रहे हैं, जो जनरेशन मतलब पहले जनरेशन जो रूढ़िवादी, जो बोलते हैं बाबा राज, जो बहुत पुराने है ना, पुराने का प्राचीन काल से समय जो नियम कानून चलते आ रहे और धीरे धीरे कंटिन्यू रूप से जो विकास होते गए, सतत रूप से विकास होते गए, वही आज वर्तमान समय में एक संविधान का रूप ले लिया। वो अलिखित रूप से संविधान का रूप ले लिया, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान। क्या लगता है आपसे, ऐसे ही बोला है अलिखित संविधान है तो क्या वहां पर संविधान लिखा नहीं होगा? हाँ, बोल रहे कि संविधान लिखित रूप से वर्णन नहीं होता है, लेकिन कुछ भाग कुछ अंश लिखित रूप से होता है, कुछ भाग लिखित रूप से होता है। इस संविधान में परंपरागत तरीकों से चलते आ रहे नियम कानून होते हैं और रूढ़िवादी सिद्धांत होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान। ये मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बार बार इस परिभाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो संविधान ब्रिटेन का संविधान, जब मैं भारत का संविधान पढ़ाऊंगा, जब भाग 5 पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाग 5 से बहुत क्वेश्चन आते हैं केंद्र सरकार, जब मैं भाग 5 पढ़ाऊंगा तो मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा। देखो भारत का संविधान ये कहता है, ब्रिटेन का संविधान ये कहता है और अमेरिका का संविधान ये कहता है। एटलीस्ट है ना 3 देशों का। अब देखो जैसे हो गया एक अमेरिका हो गया, पहले हो गया हम भारत का जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हम किस संविधान से हम कंपेयर करके बताऊंगा मैं। तो देखो जब हम भारत का संविधान हम लोग पढ़ेंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, ब्रिटेन के साथ और अमेरिका के साथ। इन दोनों का संविधान का चर्चा बार बार मैं करूंगा कि देखो भारत का संविधान में इस चीज का वर्णन है, ब्रिटेन का संविधान में इस चीज का वर्णन है और अमेरिका के संविधान में इस चीज का वर्णन है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है, लेकिन इसका निर्माण नहीं किया गया, इसका धीरे धीरे कंटिन्यू तरीके से सतत विकास किया गया, तब जाकर इसका नया संविधान का निर्माण किया गया। और इस संविधान को अलिखित संविधान मतलब इसमें कुछ ही भाग लिखित रूप से होता है ना, लिखित रूप से इसमें। और इसमें जो भी नियम कानून कैसे बने, तो रूढ़िवादी सिद्धांत, जनरेशन बाई जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियम कानून चले
चले आ रहे हैं वही संविधान में शामिल हो गया, परंपरागत तरीके से चले आ रहे नियम कानून उसमें शामिल हो गया। तो आई बात समझे, तो ब्रिटेन का संविधान आलिखित रूप से संविधान है। इसका जो भी इसके संविधान में जो भी नियम कानून शामिल है वो रूढ़िवादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? रूढ़िवादी सिद्धांत है। अब देखते हैं लिखित संविधान। अब देखो लिखित संविधान, देखो लिखित संविधान वैसा संविधान जो अधिकांश भाग लिखित रूप से वर्णन हो। अब देखो इतना तो आपके पास कॉमन सेंस हो गई। अलिखित मैंने बोला कि वैसा संविधान जो लिखित रूप से वर्णन ना हो। जो अलिखित बात कर रहा है, जो लिखित रूप से वर्णन ना हो। लिखित संविधान में जो भाग लिखा लिखित रूप से होगा, है ना, वैसा संविधान जो अधिकांश भाग लिखित होगा। इसमें अधिकांश भाग, है ना, कुछ ही अंश लिखित रूप से, बाकी भाग अलिखित है, वर्णन है ही नहीं, लिखा है ही नहीं। जब बात लिखित संविधान की करते हैं तो वैसा संविधान जिसका अधिकांश भाग, है ना, अधिकांश भाग लिखित रूप से वर्णन हो, लिखित संविधान कहलाता है। विशेषता देखते हैं, इस संविधान का निर्माण किया जाता है तभी लिखित रूप से वर्णन संभव हो पाता है। देखो इस संविधान का निर्माण किया जाता है, जैसे इस संविधान का निर्माण होगा तो लिखित रूप से वर्णन संभव हो पाता है। जैसे अमेरिका का संविधान, चीन का संविधान, इंडिया मतलब भारत का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान और नेपाल का संविधान। तो याद रखना, अगर आप में से इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, बताओ चीन का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है कि अलिखित संविधान है? तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है कि लिखित संविधान होना। अमेरिका कैसा संविधान है? लिखित या अलिखित? तो अलिखित केवल एक ही चीज को याद रखना, केवल ब्रिटेन का संविधान। अलिखित ब्रिटेन का संविधान, अलिखित ब्रिटेन का संविधान, बाकी सब आंख बंद करके टिक लगाना, क्या होगा? लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया, आपको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं सेकंड। अब देखो, अब ये तो हो गया हमारा विषय वस्तु के आधार पर। यहाँ लिखा संविधान के प्रकार विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, वस्तु के आधार पर जो दो भागों मैंने बांटा था। आप देखते हैं संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर, हेडिंग लगा संशोधन के आधार पर। तो एक होता है लचीला संविधान, दूसरा होता है कठोर संविधान। देखो लचीला संविधान किसे कहेंगे कि वैसा संविधान जिसमें संशोधन सरल प्रक्रिया के द्वारा। अब देखो संशोधन, पहले इसको क्या क्लियर करो, ये संशोधन क्या है? तो देखो संशोधन एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से, संशोधन एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से या फिर तो नए कानून को जोड़े जाते हैं, संविधान में नए कानून को जोड़े जाते हैं, या फिर तो पुराने कानून को हटाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के लिए जाना जाता हूँ, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय संविधान बन रहा था, तो संविधान कब बन रहा था? तो 90 बनकर रेडी कब हुआ था, ये बताओ। तो बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था। लागू कब हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। तो डेट याद रखो कि लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। सोचो 1950, क्या उस समय ये डिजिटल मोबाइल था, स्मार्टफोन था? नहीं था। तो बताओ उस समय स्मार्टफोन नहीं था, क्या उस समय साइबर अपराध होता था? बताओ साइबर अपराध, क्या फ्रॉडिंग वाला जो अभी जो अपराध चल रहा है, फ्रॉड करने, जिस प्रकार से आपको अकाउंट से फ्रॉड करके पैसे ठग लिए जाते, क्या उस समय फ्रॉड ऑनलाइन चलता था? बताओ उस समय नहीं चलता था। तो उस समय क्या इससे संबंधित, फ्रॉड से संबंधित या साइबर फ्रॉड से संबंधित कानून बना होगा? कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग को दौड़ाओ। उस समय 1950 में, 1950 में स्मार्टफोन नहीं था, उसमें साइबर अपराध नहीं था, उस समय कोई जानता ही नहीं था कि साइबर अपराध क्या होता है। तो उस समय इससे संबंधित कोई कानून नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में हम लोगों ने देखा कि साइबर अपराध बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसके अपराध, इसके केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस पर संशोधन, इस पर नया कानून बनाया गया है। किस प्रक्रिया के माध्यम से? संशोधन के माध्यम से। मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें संशोधन एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से साइबर अपराध के कानून, इससे संबंधित कानून बनाए गए। तो आई बात समझ में? मैंने देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया आसपास जो घटना घट रहा है। तो संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से नए कानून को जोड़े जाते हैं या फिर तो पुराने कानून को हटाए जाते हैं। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो लचीला संविधान किसे कहते हैं? तो वैसा संविधान जिसमें संशोधन सरल प्रक्रिया से, मतलब आसान तरीके से किया जाता हो, लचीला संविधान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक संविधान है, उसमें नया कानून जोड़ने के लिए या पुराना कानून हटाने के लिए एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से, एक साधारण प्रोसेस के माध्यम से नया कानून जोड़ा जाता है या पुराने कानून को हटा दिया जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लचीला संविधान। क्या बोलेंगे? लचीला संविधान। फॉर एग्जाम्पल, एक धागा लेते हो, धागा लेते हो, अगर धागा को तोड़ने की कोशिश करते हो, बहुत इजीली टूट जाता है, तब क्या बोलते हैं? बहुत ये लूज धागा है, बहुत लचीला धागा है। अगर वही मजबूत धागा लेते हो तो क्या बोलते हो? ये बहुत कठोर धागा, मजबूत धागा है। तो वैसे संविधान को समझने की कोशिश करना, जो संविधान टूट जाता है, आराम से टूट जाता है, किसके माध्यम से? संशोधन के माध्यम से वो संविधान को आराम से तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का मतलब हो गया पुराने कानून को हटाना। तोड़ा कब जाएगा? जब पुराने कानून को हटा दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या? वो संविधान को तोड़ा गया है, या नए संविधान को जोड़ा गया है। तो तोड़ मोड़ मतलब एक प्रकार से किया जाता है। तो जो लचीला संविधान होगा उसमें आराम से संशोधन किया जा सकता है, आराम से नए कानून को जोड़े जा सकते हैं, आराम से पुराने कानून को हटाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, धागा अगर लचीला होगा, कमजोर होगा, तो आराम से तोड़ सकते हैं। आई बात समझ? अगर वही मजबूत होगा तो जरा उसको कुछ तोड़ के दिखा, मजबूत धागे को।
तो वैसा ही लचीला संविधान वैसा है संविधान होता है जिसमें संशोधन सरल प्रक्रिया के माध्यम से, बहुत ही आसान प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं लचीला संविधान। इसकी विशेषता देते हैं, इसमें संशोधन करना अत्यंत आसान होता है। बात तो वही है, अत्यंत आसान होता है। जैसे ब्रिटेन विश्व का सबसे लचीला संविधान है। 2 क्वेश्चन, आलिखित संविधान केवल केवल ब्रिटेन, लचीला संविधान ब्रिटेन होगा। तो ब्रिटेन का ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। यहां नोट करके लिख लेना, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ब्रिटेन का संविधान सबसे ज्यादा महत्व संविधान को ना देकर बल्कि संसद को दिया जाता है। संसद चाहता है कि अगर कोई नया कानून बनाया जाए तो बड़ा ही इजी, देखो संसद को अगर महत्व दे रहा है, अगर देखो एक कॉमन सेंस लगाओ, मैंने केवल इतना लिखा पहले यहां नोट करके लिखो कि ब्रिटेन संविधान को महत्व ना देकर, संविधान को लिख लेना इसे नोट करके यहां पर, हाँ, ब्रिटेन संविधान को महत्व ना देकर बल्कि संसद को देता है। कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, संसद को देता है। इसको मैं रफ करूंगा, इसको नोट करके लिख लेना। तो मैंने क्या बोला कि इसमें संशोधन करना अत्यंत आसान होता है। ब्रिटेन का विश्व का सबसे ज्यादा लचीला संविधान है, सबसे ज्यादा लचीला संविधान। इसका मतलब ये होगा कि अगर ब्रिटेन के संविधान में चाहेगा तो बड़ा आसानी तरीके से नए कानून को जोड़ सकते हैं, पुराने कानून को हटाया जा सकता है, क्योंकि वह लचीला संविधान में आता है। अब देखो मैंने क्या बोला, नोट करके मैंने क्या लिखा है कि ब्रिटेन में संविधान को महत्व ना देकर बल्कि संसद को महत्व दिया जाता है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर संसद को महत्व दिया, ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम संसद को महत्व देंगे, वहां की जो पार्लियामेंट है, संसद को इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट, तो जो वहां पार्लियामेंट है अगर उसको महत्व दे रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, लचीला संविधान होना चाहिए। थोड़ा सा एक दिमाग लगाने की कोशिश करो, अगर लचीला संविधान की जगह कठोर संविधान होगा जिसमें संशोधन करना इजी नहीं है, आसान नहीं है, अगर एक कठोर संविधान होगा और एक तरफ ये कह रहा है, ब्रिटेन ये कह रहा है कि संविधान को महत्व ना देकर बल्कि संसद को महत्व दिया जाता है। भाई नियम कानून कहां से बनते हैं, संसद तो ये बनता है, लोकसभा राज्यसभा पारित करता है, फिर राष्ट्रपति लास्ट में हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करते हैं। पहले संसद में क्या जाते हैं, पहले विधेयक जाता है, प्रस्ताव जाते हैं, तो उसी प्रस्ताव से कानून बनता है। अब सोचो ब्रिटेन एक तरफ कह रहा है कि संसद को हम महत्व दे रहे हैं, ज्यादा वैल्यू संसद को दे रहे, संसद क्या करता है, संसद तो कानून बनाता है, संसद का काम है कानून बनाना। अब यह लचीला संविधान की जगह कठोर संविधान होगा तो कठोर संविधान में नया कानून ऐड ही नहीं हो सकता जल्दी, आसान तरीका हो ही नहीं सकता है, नहीं तो नए कानून को ऐड किया जा सकता है, नहीं तो पुराने कानून को हटाया जा सकता है। तो ये कहना तो गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ, संसद को महत्व, एक तरफ आप संसद को महत्व दे रहे हो और एक तरफ कठोर संविधान बना रहे हो, और कठोर संविधान का मतलब यह है कि आसानी तरीके से, सरल तरीके से कोई भी नया कानून ऐड नहीं होगा या पुराना कानून साइड नहीं होगा, हटाया नहीं जाएगा। तब किस प्रकार से कह सकते हो कि संसद को महत्व दिया रहा है, भाई संसद को महत्व दे रहे हो एटलीस्ट वहां पर तो लचीला संविधान होगा ही होगा, इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। अगर एक लाइन में बोल देता हूँ कि संविधान को महत्व ना देकर तो संसद को महत्व दिया जाता है, इतने से केवल एक लाइन से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर संसद को महत्व दिया जा रहा है अर्थात तो जो भी नया कानून बनाएगा या वो अगर चाहेगा कि पुराने कानून को हटाया जाए तो आराम से संशोधन हो जाना चाहिए, आराम से वो बदलाव हो जाना चाहिए। इसके लिए कौन सा संविधान जरूरी होना चाहिए, उसके लिए लचीला संविधान जरूर होना चाहिए। ये कहां संभव है, ये केवल ब्रिटेन में संभव है। इसलिए लिखना कि ब्रिटेन संविधान को महत्व ना देकर बल्कि संसद को महत्व दिया जाता है। अब इसे नोट करके लिखना, मैं इसे रफ करता हूं। अब देखो कठोर संविधान, तो वैसा संविधान जिसमें संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से, है ना, ऐसा नहीं कि कठोर संविधान में संशोधन होता ही नहीं, होता है, लेकिन कैसे होता है, तो वैसा संविधान। अब देखो जो मजबूत धागा है, जो लचीला धागा तो टूट ही जाएगा, लेकिन जो मजबूत धागा है क्या लगता है वो टूटेगा नहीं, टूटेगा लेकिन थोड़ा सा जोर लगाने पर टूटेगा। वैसे ही कठोर संविधान, वैसा संविधान जिसमें संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, कठोर संविधान कहलाता है। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस संविधान में संशोधन कर पाना बड़ा कठोर, बड़ा मुश्किल होता है। संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में देख लेते हैं, अमेरिका का विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, अमेरिका का विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में किसी संविधान देखो, हाँ, अमेरिका विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। अब बताओ, यहां नोट करके लिखना है कि अमेरिका संविधान में किसे महत्व देता है, तो अमेरिका संविधान को भी महत्व नहीं देता, संसद को भी महत्व नहीं देता, वहां न्यायपालिका को महत्व देता है। यहाँ नोट करके लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ लिखने में बनेगा नहीं, तो नोट करके लिखना, क्या लिखना कि अमेरिका संविधान को महत्व ना देकर न्यायपालिका, जैसे मैंने सरकार के 3 अंग बताया ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ संविधान या संसद
यहाँ डायरेक्ट लिखना कि अमेरिका संविधान को महत्व ना देकर बल्कि न्यायपालिका को महत्व देता है। जैसे मैंने ब्रिटेन में बताया, तो ब्रिटेन वाले किसको महत्व देते हैं? संसद को महत्व देते हैं। जहां संसद से नियम कानून बनते हैं, नया कानून पारित किया जाता है, मतलब नए कानून को लागू किया जाता है या फिर पुराना कानून को हटाया जाता है, जिसके लिए लचीला संविधान होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात आती है कठोर संविधान की, तो कठोर संविधान का एग्जाम्पल आपको मिलेगा अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे ज्यादा कठोर, विश्व का सबसे ज्यादा कठोर संविधान है। अब विश्व का सबसे लचीला संविधान है, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का माना जाएगा और सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाएगा। इसीलिए अमेरिका का संविधान को महत्व ना देते हुए न्यायपालिका को महत्व देता है। किसे महत्व देता है? न्यायपालिका को महत्व देता है। इसीलिए यहाँ किसी प्रकार का संशोधन कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा कठोर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ संशोधन नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत कठोर माना जाता है। अब देखते हैं, अब बात उठती है, अब भारत का संविधान बताइए लचीला संविधान है या कठोर संविधान है? तो मैं आगे बताता हूं। देखो नोट करके लिखो, भारत का संविधान, ये नाटक लिखा हुआ है, इसको लिख लेना ना दो, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, टेक्निकल चीज है। नोट देखो, नोट करके लिखना, भारत का संविधान ना तो कठोर है, ना तो कठोर है। देखो नोट करके लिखना, भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही तो लचीला। याद रखना, भारत का संविधान नहीं तो कठोर है और नहीं तो लचीला। अब है क्या? देखो भारत का संविधान नहीं तो कठोर, अब बोलोगे भारत का संविधान लचीला होता है, ये बात बोलना भी गलत होगा, है ना, ये स्टेटमेंट देना भी गलत होगा। तो क्या भारत का संविधान कठोर है? तो भी कठोर भी बोलना उचित नहीं होगा और लचीला बोलना भी उचित नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो क्या देखो व्याख्यात्मक उत्तर देखो यहाँ पर, मतलब इसके बारे में व्याख्या करके लिखा है कि भारत का संविधान लचीला है। अनुच्छेद 2 एवं 3 को देखे तो, देखो अनुच्छेद 2 एवं 3 को देखे तो, अनुच्छेद 2 एवं 3 को देखो तो पता चलता है कि इसमें संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 2 और 3 में किया जा सकता है। जब मैं अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में गहराई से बताऊंगा कि क्यों इसमें सरल प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। अभी केवल इतना ही याद रखो कि अनुच्छेद 2 एवं 3 देखे तो पता चलता है कि इसमें संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत अर्थात साधारण प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें संशोधन माना ही नहीं जाता, इसलिए इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब ये 368 क्या है? तो याद रखना, संशोधन भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संशोधन की व्याख्या किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो अनुच्छेद 368 में ही बताया गया कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368, नोट करके लिख लेना, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। तो देखो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर संशोधन किया भी जाता है तो साधारण बहुमत अर्थात साधारण प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। तो इसके माध्यम से पता क्या चल रहा है कि भारत का संविधान सरल है, मतलब कि सरल है, मतलब लचीला संविधान है। हाँ, लचीला संविधान दिख रहा है यहाँ पर, लचीला संविधान है क्योंकि इसमें साधारण प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा रहा है और संविधान तो इसे संशोधन मानता ही नहीं है क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर आप कह सकते हो कि भारत का संविधान लचीला है। बस अभी याद रखो, केवल मैंने इतना ही बोला कि आप कह सकते हो, हालांकि है नहीं, कह सकते हो। लेकिन जब सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो भारत का संविधान कठोर है, व्याख्यात्मक उत्तर देखो, अनुच्छेद 368 के तहत किसी प्रकार का संशोधन, देखो अनुच्छेद 2 और 3 को जो 368 से बाहर रख दिया गया, अर्थात 368 से बाहर रख दिया गया, तो इससे साधारण प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो अनुच्छेद 368 के जो दायरे में, अनुच्छेद 368 के जो तहत जो संशोधन किया जाएगा, है ना, के तहत किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा तो इसे कठोर संविधान माना जाता है, कठोर संशोधन माना जाता है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। केवल अनुच्छेद 2 और 3 को छोड़ दे तो हमें लगता है कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। क्या लगता है? भारत का संविधान कठोर संविधान। अनुच्छेद 2 और 3 क्या कहता है कि भारत का संविधान लचीला है, सरल है, संशोधन करना सरल प्रक्रिया है। लेकिन जब 368 के तहत किसी अनुच्छेद को या किसी भी तरह के अगर हम संशोधन करते हैं तो एक विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर संविधान है। उदाहरण देख लेते हैं कि ऐसा उदाहरण कब घटा था, जब बेरुवारी का केस सामने आया। मैं बेरुवारी का केस बहुत अच्छे से बताऊंगा जब इसका समय आएगा, तो अभी अब केवल उदाहरण के तौर पर इसे पढ़िए। जब बेरुवारी का केस सामने आया जिसमें भारत की भूमि, है ना, भारत की कुछ भूमि थी, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय कहलाती थी, मैंने यहाँ पर केवल बांग्लादेश लिखा है, लेकिन जिस समय ये केस आया था तो उस समय वो बांग्लादेश नहीं था, उसमें पूर्वी पाकिस्तान था। इधर पश्चिमी पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, तो उसमें बांग्लादेश नहीं था, उसमें ये पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश आजाद नहीं होता पाकिस्तान से। तो याद रखना, जिस समय बेरुवारी का केस सामने आया था जिसमें भारत की भूमि बांग्लादेश को देनी थी, तो अनुच्छेद 368 के तहत एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया गया था, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान नहीं तो कठोर है, नहीं तो
सरल है, नहीं तो लचीला संविधान है, नहीं तो कठोर संविधान है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो दोनों स्टेटमेंट गलत होगा। अगर आप कह रहे हो कि भारत का संविधान लचीला संविधान है, ये भारत का संविधान एक कठोर संविधान है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। हम लोगों ने देखा कि हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत का संविधान ना ही तो कठोर है और ना ही तो लचीला। याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि भारत का संविधान केवल कठोर संविधान है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। और आपसे ये कहा जाए कि भारत का संविधान केवल एक लचीला संविधान है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि हमारा ये संविधान, देखो जैसी आवश्यकता पड़ती है, देखिए कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जैसे आवश्यकता पड़ती है हम वैसा प्रयोग करते हैं। अगर हमें देखते हैं 2 अनुच्छेद 2 और 3 देखते हैं, तो ऐसा एहसास होता है, भारत संविधान का ऐसा एहसास होता है कि एक लचीला संविधान है। लेकिन जब बात आती है 368, तो 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाता है, तो पता चलता है कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। यहाँ लिख लेना, इसकी जगह यहाँ पर होगा ना तो कठोर है, ना ही तो लचीला, और यहाँ 2 अनुच्छेद 3 का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। अब आते हैं सेकंड। अब देखो, संघ के आधार पर यहाँ लिख लेना, संघ या केंद्र के आधार पर, संघ या केंद्र के आधार पर। अब देखो केंद्र के आधार पर देखो 2 भागों में बांटा गया। अब देखो, तो देखो एकात्मक संविधान, तो वैसा संविधान जिसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास हो, एकात्मक संविधान कहलाता है। देखो कंप्लीट शक्ति, कंप्लीट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक संविधान कहते हैं। जैसे बोलते हैं एकता में बल है, जब सारी शक्ति एक इकट्ठे हो जाती है तो बोलते हैं एकता में क्या है, बल है, एकता में बल है। तो वैसा संविधान जिसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एकात्मक संविधान बोलते हैं, एकात्मक संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया और क्यूबा हो गया। तो जैसे चाइना कैसे संविधान है, एकात्मक संविधान। वहां राज्य सरकार नहीं है, वहां पंचायत नहीं है, वहां केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक ही सरकार है जो पूरे देश को चला रही है। एकात्मक कहने का मतलब क्या है, सारी शक्ति एक हो गई, इकट्ठा हो गई। जब सारी शक्ति इकट्ठा हो जाएगी तो एक व्यक्ति के पास होगी, एक संस्था के पास होगी, अलग अलग उसका नहीं होगा, अलग अलग शक्ति नहीं होगा, अलग अलग शक्तियों को बंटवारा नहीं होगा। तो कहने का मतलब एकात्मक संविधान वैसा संविधान जिसमें संपूर्ण शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास हो, केवल केंद्र सरकार हो, वहां राज्य सरकार नहीं होता, पंचायत नहीं होता, मेयर नहीं होता, मुखिया नहीं होता, ग्राम पंचायत का है ना, ग्राम पंचायत का जो मेन सदस्य होता है जिसे हम बोलते हैं मुखिया, तो वहां मुखिया या मेयर नहीं होता, वहां केवल केंद्र सरकार होता है। एग्जाम्पल बताइए, चाइना, ब्रिटेन, रूस और क्यूबा, हमको 2 ही केवल याद रखना है, सॉरी 3 याद रखना है। क्यूबा को साइड कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट चाइना, ब्रिटेन और रूस को, इन तीनों को मन में दम बैठा लीजिए कि वहां कैसा संविधान है, वहां एकात्मक संविधान है। कैसा संविधान, एकात्मक संविधान है। चाइना, ब्रिटेन और रूस, वहां राज्य सरकार नहीं होते, वहां केवल केंद्र सरकार होती है, और केंद्र सरकार ही पूरे देश को चलाती है। देखो विशेषता, इस संविधान में केंद्र सरकार के पास देश चलाने की सभी प्रकार की शक्तियां मौजूद होती है। अब देखो संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान कैसे कहता है, किसे कहता है, तो देखो वैसा संविधान जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजित हो, मतलब कि उसमें स्पष्ट रूप से विभाजित हो कि ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी गई है, मतलब दोनों शक्तियों को अलग अलग बंटवारा किया गया हो, दोनों शक्तियों को अलग अलग बंटवारा किया गया। तो वे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो देखो संघात्मक संविधान वैसा संविधान जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित हो, संघात्मक संविधान कहलाता है। विशेषता देख लेते हैं इसमें, विशेषता तो यहाँ पर हाइफन लगा लेना। तो विशेषता, इस संविधान में केंद्र सरकार केवल केंद्र के लिए ही कानून बना सकती है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, अगर देखो स्पष्ट रूप से, इसका इस शब्द का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, स्पष्ट रूप से विभाजित हो, तो वैसा संविधान केंद्र के लिए और राज्य के लिए दोनों को अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र के लिए केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य के लिए राज्य सरकार बनाएगी, क्या कानून है ना, कानून की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर विशेषता क्या बता रहा है कि इस संविधान में केंद्र सरकार केवल केंद्र के लिए ही कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार केवल राज्य के लिए ही कानून बना सकती है। तो यहाँ केंद्र सरकार केवल केंद्र के लिए कानून बना सकती है और राज्य सरकार केवल राज्य के लिए ही कानून बना सकती है। इसकी ये विशेषता हुई। अब एग्जांपल देखते हैं। एकात्मक तो हमने एग्जांपल देख लिया, चाइना, ब्रिटेन, रूस, क्यूबा, लेकिन संघात्मक का एग्जांपल देखो। संघात्मक में कौन कौन से देश आते हैं, तो संघात्मक में अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। क्या आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। देखो इधर अमेरिका नहीं है, इधर क्या है, रूस है, चाइना, ब्रिटेन, रूस, क्यूबा है। लेकिन जब संघात्मक की बात करते हैं तो इधर आता है अमेरिका। अमेरिका को हाईलाइट करके लिख लेना। अमेरिका कैसा संविधान है, अमेरिका में देखो राज्य सरकार भी होता है और केंद्र सरकार भी होता है, तो राज्य अलग है और केंद्र अलग है। लेकिन जब बात करते हैं चाइना की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं और ब्रिटेन की बात करते हैं, क्यूबा की बात करते हैं, तो वहाँ एकात्मक संविधान है, केवल केंद्र सरकार है। लेकिन जब बात करते हैं अमेरिका की, तो वहाँ राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। और अमेरिका के साथ हो गया कनाडा, है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम देशों में कैसा संविधान है, संघात्मक संविधान, अर्थात केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। नोट देखो, भारत ना तो संघात्मक है और ना ही तो एकात्मक है।
तो भारत का मैंने जब इधर पढ़ाया था लचीला संविधान है या कठोर संविधान है, तो मैंने आपको बताया था भारत ना ही तो लचीला संविधान है ना ही तो कठोर संविधान है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत केवल लचीला संविधान है तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, भारत केवल कठोर संविधान है तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ। लेकिन जब यहाँ बात आई संघात्मक और एकात्मक की, तो अगर आपसे बोला जाए कि भारत केवल संघात्मक है तो ये बोलना उचित नहीं होगा, केवल एकात्मक है ये भी बोलना उचित नहीं होगा। तो क्या है भारत, क्या है? तो भारत एक प्रकार से अर्ध संघात्मक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉजी फेडरल प्रिंसिपल के तहत, है ना, अर्ध संघात्मक सिद्धांत के तहत कार्य करता है। वहां का भारत देश काम करता है तो अर्ध संघात्मक माना जाता है। तो भारत का संविधान किस आधार पर कार्य करता है? तो अर्ध संघात्मक। इसका क्या मतलब हुआ? अर्ध संघात्मक का क्या मतलब हुआ? जिसमें एकात्मक और संघात्मक जैसे दोनों गुण शामिल होते हैं। देखो क्या बताया जा रहा है, एकात्मक और संघात्मक। जिस प्रकार से मैंने बताया ना लचीला और कठोर संविधान, तो भारत में दोनों संविधान है, लचीला भी है और कठोर भी है। अनुच्छेद 2 और 3 लचीला संविधान के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जब अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कठोर संविधान। तो दोनों संविधान हमारे मौजूद है, लचीला और कठोर भी। उसी प्रकार हम देखते हैं नहीं तो हमारा भारत केवल संघात्मक है और नहीं तो केवल एकात्मक है। हमारा देश कैसा है, कैसा संविधान है? अर्ध संघात्मक, कॉजी फेडरल प्रिंसिपल है, जिसमें एकात्मक और संघात्मक जैसे दोनों गुण शामिल है इसमें। देखो और इसका बढ़िया से एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। देखो जिसमें एकात्मक और संघात्मक जैसे दोनों गुण शामिल है। अब देखो एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। संविधान के 7वीं अनुसूची, है ना, 7th शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल। जब 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो इनमें 3 प्रकार की सूचियां शामिल है। कितनी सूचियां शामिल है? 3 प्रकार की। तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां शामिल है। कौन कौन सी? एक संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी। अब इनका मतलब क्या है? देखो मैं बता रहा हूँ अर्ध संघात्मक को, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हल्का से इसके बारे में व्याख्या में कर रहा हूँ। तो भारत में तो संघात्मक है और नहीं तो एकात्मक, तो कैसा है? तो अर्ध संघात्मक, कॉजी फेडरल प्रिंसिपल है, जिसमें एकात्मक और संघात्मक जैसे दोनों गुण शामिल है। अर्थात संविधान के 7वीं अनुसूची में देखें तो 3 प्रकार की सूचियां शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसका क्या मतलब है? देखिए संघ सूची के तहत 97 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 97 विषय आते हैं। इसको ब्रैकेट में करके लिख लेना। संघ सूची में 97 विषय आते हैं और राज्य सूची में 61 विषय आते हैं, 61 विषय आते हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। वैसे ब्रैकेट में करके लिख लेना। और संघ सूची में 97 विषय, और इन्हीं 97 विषय केवल केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। इस 97 विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जब बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में केवल 61 विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, तो इसके बारे में कुछ मुझे व्याख्या नहीं करना। जब मैं 7th शेड्यूल पढ़ाऊंगा, 7वीं अनुसूची पढ़ाऊंगा, तब संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या, समवर्ती सूची क्या इसमें कभी संशोधन किया गया या नहीं, इसके बारे में जब पढ़ाऊंगा, 7वीं अनुसूची में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में काफी गहराई से पढ़ाऊंगा। मैं अभी केवल एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, उदाहरण पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसे उदाहरण की नजर से आप इसे देखें। तो संघ सूची में 97 विषय आते हैं और इन्हीं 97 विषय कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल केंद्र सरकार के पास है। जब राज्य सूची देखते हैं तो राज्य सूची में 61 विषय आते हैं और इन्हीं 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। और जब देखते हैं समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में 52 विषय और इन्हीं 52 विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक देश है, यह भारत एक एकात्मक देश है। हम बोलेंगे एकात्मक देश है। जब बात आती है एकात्मक की, तो एकात्मक तो केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती है, तो इसमें तो राज्य सरकार तो आनी नहीं चाहिए। अर्थात संघात्मक संविधान भी नहीं है, एकात्मक संविधान भी नहीं है। एकात्मक में केंद्र सरकार केवल बनाती है, राज्य सरकार नहीं बनाती, उसमें केवल सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। संघात्मक में बोले तो केंद्र सरकार अलग होते और राज्य सरकार अलग होते। भाई संघात्मक में तो केंद्र अलग हो गया, राज्य अलग हो गया। लेकिन समवर्ती सूची क्या कह रहा है? कुछ ऐसे कानून भी होते हैं, जो 12 विषय बताया गया, तो कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघात्मक तो ये बना नहीं है, दोनों को स्पष्ट रूप से अलग अलग विभाजित किया गया, अलग अलग बांटा गया। तो यहाँ पर दोनों मिलकर भी कानून बना रहे। तो क्या खूबसूरती है भारतीय संविधान की, नहीं तो एकात्मक है, नहीं तो संघात्मक, नहीं तो लचीला संविधान है, नहीं तो कठोर संविधान है। तो भारत एक यूनिक संविधान है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? भारत एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक यूनिक संविधान है। तो देखो यहाँ पर खूबसूरती देखिए, यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारत नहीं तो संघात्मक, नहीं तो एकात्मक, कैसा अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल प्रिंसिपल के तहत काम करती है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो विकसित संविधान और एक निर्मित संविधान। तो इसको यहाँ पर देखो विकसित संविधान लिखा हुआ और नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है निर्मित संविधान। इसका हेडिंग लगाओ उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर। तो देखो पहला आता है विकसित संविधान। तो वैसा संविधान जिसका विकास धीरे धीरे हुआ हो, निर्माण नहीं किया गया हो। देखो जिसका विकास धीरे धीरे किया गया हो।
अब धीरे धीरे कब होता है बताओ, धीरे धीरे कब होता है? जैसे कि जनरेशन बाई जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियम कानून चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, तो वही धीरे 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 विकास किया जाता है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि विकसित संविधान किसे कहते हैं? तो वैसा संविधान जिसका विकास धीरे धीरे हुआ, निर्माण नहीं किया गया। वो निर्माण नहीं होता है, धीरे धीरे जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन जो नियम कानून चलते आ रहे हैं, उसी नियम कानून को एक संविधान में बदल दिया जाता है, एक संविधान में उसे शामिल कर लिया जाता है। तो उसका निर्माण नहीं होता है, धीरे धीरे सतत विकास होता है। कैसा होता है? कंटिन्यू डेवलप होता है। तो वैसा संविधान जिसका धीरे धीरे विकास हुआ, निर्माण नहीं किया गया हो, विकसित संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित संविधान कहलाता है। इसकी विशेषता देखते हैं, क्या विशेषता? यह संविधान स्वतः धीरे धीरे विकास होते हुए निर्माण होता है। यह संविधान, देखो मैंने क्या बोला, इसका निर्माण नहीं किया जाता, स्वतः कंटिन्यू धीरे धीरे इसका डेवलप होता है। परंपरागत रीति रिवाज है ना, जो जनरेशन बाई जनरेशन जो नियम कानून चलते आ रहे हैं, तो वो वैसे रीति रिवाज रूढ़िवादी जो काफी पुराने समय से चलता आ रहा है। मैंने क्या बोला? जनरेशन बाई जनरेशन जो काफी पुराने समय से चलता आ रहा है, ये तमाम जैसी प्रक्रिया शामिल रहती है। किसमें शामिल रहती है? विकसित संविधान में। यह संविधान ऐतिहासिक विकास से निर्मित होती है। जो ऐतिहासिक मतलब जनरेशन बाई जनरेशन जो इतिहास में जो घटना घटा है, वो जो नियम कानून है, उसी नियम कानून को संविधान में शामिल कर लिया जाता है। जैसे जैसे इतिहास का बदलाव होते गया, वही नियम आगे चलकर एक कानून का रूप ले लिया। जैसे हमने संविधान कहा, वो संविधान क्या है? वो कौन सा संविधान है? वो विकसित संविधान है। एग्जाम्पल ब्रिटेन। अब देखो, हाल के संविधान और विकसित संविधान हल्का हल्का मैच करते हुए आपको दिखेगा। तो याद रखना, हाल के संविधान और विकसित संविधान केवल एक ही संविधान माना जाएगा, ब्रिटेन का संविधान। क्योंकि विकसित संविधान धीरे धीरे विकास किया गया, जनरेशन से जो नियम कानून चलते गए, जनरेशन बाई जनरेशन, जो रूढ़िवादी परंपरागत तरीके से है ना, जो एक ऐतिहासिक विकास है जो निर्मित हुआ, वो एक कैसा संविधान हो सकता है? वो एक विकसित संविधान हो सकता है। एग्जाम्पल बताइए, तो ब्रिटेन का संविधान क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का संविधान। अब देखें, ब्रिटेन का संविधान ऐतिहासिक बदलाव को ही कानून बना दिया गया, ऐतिहासिक बदलाव को ही कानून बना लिया गया। इस संविधान को बनाने वाला कोई खास व्यक्ति नहीं है। अब धीरे धीरे विकास किया गया, जनरेशन बाई जनरेशन जो नियम कानून चलते आ रहे, वही एक नियम कानून बदलकर एक संविधान का रूप ले लिया। तो उसमें तो कोई खास व्यक्ति नहीं होगा, ना ही कोई इसमें खास। देखो, धीरे धीरे विकास किया गया, धीरे धीरे विकास, जैसे जैसे विकास होते गया, वैसे वैसे नियम कानून बनते गए, वैसे वैसे संविधान बनते गए। तो क्या बताओ, उसमें कोई खास व्यक्ति होगा कि पुराने व्यक्ति? जैसे हमारे संविधान का जनक किसे बोला जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे बोला जाता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बोला जाता है। लेकिन जब बात आती है ब्रिटेन के संविधान की, तो बोला धीरे धीरे विकास किया गया। ऐतिहासिक विकास को, जो इतिहास में जो घटना घटे, परंपरागत तरीके से जो रूढ़िवादी सिद्धांत है, जो इतिहास से जो घटना चलती आ रहे, जो नियम कानून चलते आ रहे हैं, उसी को संविधान में शामिल कर लिए गए। तो बताओ, क्या इसका कोई जनक बोला जाएगा? कोई खास व्यक्ति है निर्माण करने का? कोई खास व्यक्ति नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जनरेशन बाई जनरेशन विकास होते गया। तो इसका कोई खास व्यक्ति नहीं होगा, कोई खास तिथि नहीं होगा कि किस डेट को बनकर रेडी हुआ, क्योंकि धीरे धीरे विकास हुआ है। कब जाने क्या कौन सा कानून नियम कानून संविधान में एड हुआ हो। तो इसका कोई खास व्यक्ति नहीं होता, बनने की कोई तिथि है ना, निर्माण होने की कोई खास तिथि नहीं होती, लागू करने की भी कोई खास तिथि नहीं होती। आचार इतिहास में जो विकास हुआ, जो घटना घटे, जो परंपरागत तरीके से जो इतिहास में जो घटना चलते आ रहे, जो नियम चलते आ रहे, वो एक नियम बन गया। अब पहले 2-4 नियम बने, फिर बाद में चला इस कानून को भी ऐड करना चाहिए, इस नियम को भी ऐड करना चाहिए संविधान में, तो इस नियम कानून को भी ऐड कर लिया। तो धीरे धीरे विकास होता है। तो उसमें कोई खास व्यक्ति नहीं होता है, संविधान का निर्माण करने वाला कोई खास व्यक्ति नहीं होता है, ना ही तो निर्माण करने का कोई खास तिथि होती है, ना ही तो लागू करने की कोई खास तिथि होती है। लेकिन जब बात करते हैं भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान को बनाने वाला अर्थात जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। कब रेडी हुआ था बनकर? तो 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था। कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान में यह वर्णन मिलता है, कोई खास तिथि जिस समय लागू किया गया था, एक खास तिथि जिस समय निर्माण किया गया था, और एक खास व्यक्ति जिन्होंने संविधान को बनाया था, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में मिलता है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान में नहीं मिलता है, क्योंकि इसका विकास किया गया, अर्थात ये विकसित संविधान है। अब देख लेते हैं, अब इसको समझ में ही गया होगा कि इस संविधान बनाने वाला कोई खास व्यक्ति नहीं होता है, ना ही तो लागू करने वाला कोई खास तिथि या कोई खास व्यक्ति होता है, ना ही कोई खास तिथि या कोई खास व्यक्ति होता है, और ना ही तो कोई खास व्यक्ति, देखो यहाँ पर 2 बार आ गया, नहीं तो कोई खास व्यक्ति होता है, ना ही तो लागू करने वाला कोई खास तिथि या लागू करने की कोई खास तिथि। अर्थात ब्रिटेन संविधान ऐतिहासिक विकास के दौरान से बना नियम कानून ही संविधान है। अब इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब बात करते, समझ में आ ही गया होगा विकसित संविधान किसे कहते हैं, जिसका धीरे धीरे विकास किया गया। अरे धीरे धीरे विकास किया गया, परंपरागत तरीके से रीति रिवाज रूढ़िवादी जो काफी पुराने समय से चला आ रहा है, वही जब नियम कानून जब संविधान में शामिल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? विकसित संविधान, डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है उसे इंग्लिश में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निर्मित संविधान, उसी का दूसरा पार्ट है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वैसा संविधान जिसका एक निश्चित समय के अंतराल में, एक निश्चित समय मतलब एक खास समय लगाओ जिसको बनाने में, देखो परिभाषा इससे सब सही मतलब समझ में आ रहा है कि निर्मित संविधान अर्थात निर्मित किया गया संविधान, तो जिसे कोई खास समय में बनाया गया हो, निर्मित किया गया, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्मित संविधान। तो वैसा संविधान जिसे एक खास निश्चित
हाँ, एक निश्चित समय के अंतराल में निर्माण किया गया हो, निर्मित संविधान कहलाता है। विशेषता इसकी देख लेते हैं, इस संविधान को बनाने में निश्चित समय लगा हो, है ना, निश्चित समय लगता हो। देखो मैं जो लिखा हूं मैं वो नहीं बोलता, मैं अपने अनुसार बोलता हूँ, तो आप इसे मैच कर लीजिएगा। तो विशेषता, इस संविधान को बनने में एक निश्चित समय लगता है। इस संविधान को निर्मित करने वाला कोई खास व्यक्ति भी होता है। निर्मित करने की एवं लागू करने की एक खास डेट होता है, एक खास तिथि होता है। उदाहरण के देख लेते हैं, तो उदाहरण सबसे पहले आ जाएगा भारत का संविधान। मैंने एग्जाम्पल बताया ना कि भारत का संविधान जनक कौन है, भारत संविधान का जनक कौन है, और कब लागू किया गया था, अब कब बनकर रेडी हुआ था, ये तो पूरा प्रमाण है भारत के संविधान में। तो अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, ये तमाम देश का संविधान एक ऐसा संविधान है, एक निर्मित संविधान है। ये तमाम देशों में संविधान बनाया गया, निर्मित किया गया, ना कि विकास किया गया। विकसित संविधान केवल एक ही संविधान है, ब्रिटेन का संविधान। अलिखित संविधान केवल एक ही है वर्तमान समय में, ब्रिटेन का संविधान। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही ध्यान दीजिए। आप इसे चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई थिंक हमारा ये खत्म हो गया, ये चैप्टर जो हमें पढ़ा रहा था आपको कि संविधान के प्रकार। देखो यहाँ मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि विषय वस्तु के आधार पर लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया, कंप्लीट करवा दिया। संशोधन के आधार पर लचीला एक कठोर संविधान होता है, एकात्मक संविधान होता है, एक संघात्मक संविधान होता है। जो हमारा देश दोनों में से कोई नहीं है, अर्ध संघात्मक है। इन दोनों में से कोई नहीं है, दोनों है, लचीला है और कठोर है। लेकिन बोला जाए केवल लचीला है तो गलत होगा, केवल कठोर है तो ये भी गलत होगा। तो इन दोनों में हमारा देश कैसा है, अर्ध संघात्मक। देखो मैं भारत को बता रहा हूँ, इसमें भारत का कौन सा संविधान हो जाएगा, लिखित या अलिखित हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा लिखित संविधान। मैं इसे रेड से मैं देखो मैं इसे रेड से लिख रहा हूँ। तो भारत का संविधान क्या हो जाएगा, लिखित या अलिखित, तो हो जाएगा लिखित संविधान। अब संशोधन की दृष्टि से देखते हैं, तो संशोधन की नजर से हम देखते हैं कि लचीला संविधान है या कठोर संविधान है, तो दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन जब संघ केंद्र के आधार पर देखते हैं एकात्मक है या संघात्मक है, तो इसमें भी दोनों हो जाएगा। हम दोनों को क्या बोले, अर्ध संघात्मक, काजी फेडरल बोले हम लोगों ने, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। अब देखो उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर हमारा संविधान अर्थात भारत का संविधान विकसित संविधान है या निर्मित संविधान है, विकास किया गया है रूढ़िवादी या परंपरागत तरीके से, जनरेशन बाई जनरेशन के माध्यम से निर्माण किया गया। तो हमारा देश का संविधान अर्थात भारतीय संविधान को निर्मित किया गया है ना, निर्मित किया गया एक खास व्यक्ति के माध्यम से, एक खास तिथि को लागू किया गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये संविधान के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज तक इतना ही, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।